फिर तड़के वही हुआ जो रोज हो रहा है। यमन ने हमला कर दिया। यमन ने देखिए कम से कम 4 हमले अभी तक किए हैं पिछले 48 घंटों में। आज भी बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद हुआ, तेल अवीव में भगदड़ मची। आज भी जो जेरूसलम है, जेरूसलम के आसपास के इलाके में भगदड़ मची। 11 इजरायली घायल हुए। रोज इजरायली घायल हो रहा है, उसमें से कितने मारे जा रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई न्यूज आउटलेट बताने को तैयार नहीं है। लेकिन आप देखिए यमन ने बार बार, अच्छा उसके बाद दूसरी चीज, अमेरिका ने जो हैरी ट्रूमैन जो एक जहाज भेजा हुआ है रेड सी में, जिसपे कई बार यमन ने हमला किया, अमेरिका को आज दूसरा कार्ल विंसन दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना पड़ा। मतलब कि हैरी ट्रूमैन हार चुका है और यमन ने इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि हैरी ट्रूमैन से हमारी घंटों लड़ाई चली उस जहाज से। उस एक और बॉम्बिंग वो लोग यमन पे करना चाह रहे थे, कुछ बॉम्बिंग की उन्होंने, लेकिन एक और बड़ी बॉम्बिंग करना चाह रहे थे और वो उन्होंने विफल कर दी और घंटों लड़ाई चली। इट वॉज अ नेवल बैटल दैट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 6 आवर्स येस्टरडे। 6 घंटे 8 घंटे वो लड़ाई चली है, नौसैनिक, ये मतलब नौसैनिक लड़ाई, नेवल बैटल। ये देखिए पूरी स्थिति। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। 23 मार्च 2025, आज मैं इस चीज को प्रिडिक्ट करता हूं और इसको ध्यान से सुनिएगा कि हमास बहुत जल्दी 7 अक्टूबर करने जा रहा है दूसरा, और रमजान खत्म होते ही वो करेगा। अगर उसके पहले इजराइल और अमेरिका लाइन पे नहीं आते हैं तो हमास को लेके देखिए, सबसे पहले इसको क्लियर कर देना जरूरी है। आज देखिए जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम क्यों इस बात को कह रहे हैं। अभी देखिए जो आज इजराइल ने गाजा में किया, अभी तक करीब 623 लोग, 18 मार्च और आज 23 मार्च, करीब 5-6 दिन हो गए, तो उसमें करीब 623 गाजा के लोग मारे गए हैं। 1000 से ऊपर वो हैं, इंजर्ड हैं। अब आज इजराइल ने कुछ बॉम्बिंग्स की, राफा के कुछ इलाकों में बॉम्बिंग की। तेल अल सुल्तान जो गाजा में है, वहां से जो सिविलियंस हैं उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश की। उसके बाद एक राफा में एरिया है जहां 50,000 लोगों को घेरा हुआ है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर में जो सेना है पीछे नहीं हटी। जो अभी भी जो समझौते में था कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर को आईडीएफ खाली करेगी, निजरिम कॉरिडोर उसने खाली किया लेकिन फिलाडेल्फी कॉरिडोर नहीं किया। तो वहां पर जो सेना है उसने करीब 50,000 फिलिस्तीनियों को घेरा हुआ है। उसमें से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 50 फिलिस्तीनियों का फील्ड एग्जीक्यूशन हुआ है, यानी उनको सीधे गोली मारी गई है बिना कुछ पूछे। इस तरह की स्थिति पूरी पैदा हो रही है। नेज़रिम कॉरिडोर पे इजराइल टिक नहीं पा रहा, बार बार ये मैं कह रहा हूं, मिलिटरीली नेज़रिम कॉरिडोर पे इजराइल टिक नहीं पा रहा, वो फिर से कब्जा नहीं कर पाया। यानी जो जहां उसने खाली कर दिया था वो फिर से कब्जा नहीं कर रहा है, तो वो साउथ की तरफ जा रहा है, राफा की तरफ, जहां उसकी फौज है वहां पर। लेकिन साउथ में जो पूरी सिचुएशन है वहां पर हमास की टनल्स सबसे ज्यादा गहन है। अभी हमास अभी तो कुछ भी नहीं है। जब से ये नया एग्रेशन शुरू हुआ है इजराइल का 18 मार्च 2025 से, हमास ने बताइए कोई बड़ा एक्शन नहीं किया है। उसने रॉकेट्स मारे हैं, उसने कुछ मतलब एश्कलॉन पे, तेल अवीव पे, गाजा सेटलमेंट्स पे रॉकेट्स मारे हैं, और उसने ये दिखा दिया है, चेतावनी दे दी है कि हमारे सब कुछ निशाने पे। वो ये चाहता है कि प्रेशर टैक्टिक्स से इजराइल को झुकाए, उधर इजराइल चाहता है कि प्रेशर टैक्टिक्स से सिविलियंस को मार के हम हमास को झुकाएं। अब हमास और इस पूरी लड़ाई में अमेरिका की जो भूमिका है, विटकॉफ ने, जो ट्रंप के एनवॉय हैं वेस्ट एशिया में, उन्होंने कल कहा था, मैंने आपको बताया था कि हमास के लोग केवल मरना नहीं जानते, वो लोग राजनीतिक बातचीत भी करना जानते हैं। उन्होंने गाजा में राज किया है लेकिन आगे राज नहीं कर सकते हैं, ये उनको समझना चाहिए। ये सारी बातें उसने कही। तो उसने कहा कि उनको हराना नामुमकिन है क्योंकि वो एक विचारधारा है, लेकिन हम उनको एक मौका देना चाहते हैं डिप्लोमेसी में। और यहां तक, और आज जो विटकॉफ ने कहा, आज कल के बाद आज विटकॉफ ने कहा, क्योंकि कल जो कहा विटकॉफ ने उसका बैकलैश हुआ। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि बैकलैश होगा, बैकलैश हुआ। ट्रंप की जो स्थिति है, आप जानते हैं कि वो जिस तरह का आदमी, मैंने कल बताया था, परवर्टेड आदमी है, लेकिन राजनीतिक मामले में उसका ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चलता है, कभी गर्म कभी नरम, कभी गर्म कभी नरम। तो ये देखिए एक फर्क स्थिति ट्रंप की इसी मामले में दूसरों के साथ हो जाती है। तो अब देखिए, अब जो पूरी एक सिचुएशन है उसमें जो विटकॉफ का जो बयान आज आया है, उसने कहा है कि हम हमास और
ईरान को एक मौका देना चाहते हैं डिप्लोमेसी का। अच्छा, कल जो उसने कहा था उसमें देखिए हमास ने एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं। और मैं ये भी कह दूं, आज का वीडियो देखिए 9:45 और 10 के बीच में रिलीज होगा। लोगों ने कहा है कि थोड़ा रमज़ान के समय थोड़ा देर से, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा लंबा भी होगा। इसको ज़रा धैर्य से आप लोग सुनिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी देखिए जो विटकॉफ ने कल बातें की थी, उसने कल एक और बात कही थी। उसने कहा था कि हमास जो है वो ऐसा है वैसा है, कि भाई उसके लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वो तो लंबे समय से चल रहा है। ट्रंप ने भी कहा, एडम बोलर ने भी कहा कि सर पे उनके सींग नहीं है हमास के लोगों का। लेकिन आप देखिए कितना पॉलिटिकली डिटैच्ड है, और पूरी तरीके से वो लोग एक मतलब जिसको कहते हैं ना, बड़ा स्टॉइक सा एक रुख उन्होंने अपनाया हुआ है। वो कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं जब उनकी तारीफ करो या उनका विरोध करो। वो बिल्कुल जैसे पॉलिटिकल लोग होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, बिल्कुल सेट, अपने गोल के प्रति सेट। हमास के अधिकारियों ने कल बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो अमेरिका और इजराइल बार बार कहता रहता है, इजराइल में भी डैनियल हगारी जो आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन थे, अब हटा दिए गए, उन्होंने भी कहा था कि हमास विचारधारा, ये सब बातें पहले कही जा चुकी है। लेकिन विटकॉफ के कहने की एक अलग अहमियत है कि भाई विटकॉफ कह रहा है मैं ट्रंप का इन्वॉय है। उस पर हमास ने कहा कि आप हमको सर्टिफिकेट मत बांटिए कि हम क्या हैं, सर्टिफिकेट बांटना बंद करो। हम गाजा के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और गाजा के लोग जो चाहेंगे वो गाजा के लोगों ने जैसे हमको ढाला है, हम गाजा के लोगों की हम सुनेंगे, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अगर हमास की बात करनी है तो गाजा के लोगों की बात करो, क्योंकि हमास केवल एक विचारधारा नहीं है, एक आंदोलन भी है। ये देखिए कितनी पॉलिटिकल बात उन्होंने कहा कि तुम बार बार कह रहे हो हमास विचारधारा हरा नहीं सकते, इसका मतलब है कि मूवमेंट को हरा सकते हैं, विचारधारा को नहीं हरा सकते, विचारधारा बनी रहे। हमास ने कहा कि हम विचारधारा नहीं है, केवल हम एक आंदोलन है, और तुम इसको हल्के में ले रहे हो। तुम अभी हमको इतनी सूक्ष्म बात, कोई यही सुन के खुश हो जाता है कि अरे देखिए कह दिया कि हमास एक विचारधारा है, उसको वो कभी नहीं हार सकते, लोग इसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन हमास ने पलट के जवाब दिया कि हम एक आंदोलन भी है। वो देखिए, क्रांतिकारी जो जमीन पे है, वो जो लाख लोग बात करें बाहर से, उनको समर्थन करें, विरोध करें, जो जमीन पे क्रांतिकारी है वही सच, असली सच बोलता है। रशिया में क्या होगा लेनिन को पता था, स्टालिन को पता था। चाइना में क्या होगा माओ को पता था, चाओ एन लाई को पता था। ये जो सारी बातें हैं, ये देखिए, ये क्यूबा में क्या होगा फिडेल कास्ट्रो को पता था। तो ये जो वियतनाम में क्या होगा हो ची मिन को पता था। तो ये जो पूरी चीज है, ये जो हीरोज है, और यहां पर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया है कि भाई हीरोज हमारे पास भारत में नहीं रह गए हैं। तो देखिए, आपको मैं आश्वस्त करता हूं, मैं कोई हीरो बनने की लालसा में नहीं हूं, लेकिन हीरो परिस्थितियां बनाती। हमास को हीरो किसने बनाया? परिस्थितियों ने बनाया। हमास यही कह रहा है कि कोई व्यक्ति, जैसे अमेरिका देखने के लिए भाई एक ट्रंप है, कोई व्यक्ति है तो उसी का गुणगान हो रहा है। हमास ने कहा कि एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, एक आंदोलन महत्वपूर्ण है। आंदोलन व्यक्ति पैदा करता है, इतिहास नायक बनाता है, इतिहास नए नायक पैदा करता है। भारत में अगर कोई नायक अभी नहीं है, यानी एक जो दक्षिण पंथ है उसके नायक एक नरेंद्र मोदी है, लेकिन जो व्यापक जनता है, जो यहाँ की एक लंबी तहजीब जो रही है, हिंदुस्तान की जो लंबी संस्कृति रही है हजारों सालों की, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। तो ये इतिहास पैदा करेगी, और पैदा कर रही है। मुझको ही अगर आगे इतिहास ले आई और ये जिम्मेदारी दे दी आप लोगों ने, तो मैं इसको निर्वाह करूंगा। और मुझको जिम्मेदारी अगर इतिहास में यह है कि मेरे अलावा कोई किसी और को इतिहास ने चुना है और मुझे उसको समर्थन देना है, तो मैं समर्थन दूंगा। मैं नंबर 2 का रोल प्ले करूंगा, नंबर 3 का रोल प्ले करूंगा। ये सारी चीजें इतिहास पे निर्भर है कि इतिहास कैसे बनाता है। हमास की भी जो पूरी एक फिलॉसफी है, हमास की जो विक्ट्री है, हमास की जो सक्सेस है, वो इतिहास तय करता है। और इसके बारे में जरूरी है बात करना, क्योंकि इस समय देखिए इजराइल इस तरह का माहौल बना रहा है कि हमास की गाजा में सारे जो लोग हैं वो बुरी तरह से मार खा रहे हैं। और काफ़ी देखिए, मैंने बताया 643 लोग करीब मारे गए हैं 18 मार्च के बाद से। उसके अलावा जो राफा में जिस तरह से 50,000 लोगों को घेर लिया है, उसमें 50 का फील्ड एग्जीक्यूशन इजराइल ने कर दिया है।
बर्बरता की कोई वो नहीं है। एक वीडियो आया है, आप देखिएगा मेरे एक्स हैंडल पे, मैंने अभी टेलीग्राम पे नहीं डाला है, लेकिन मैं डाल दूंगा इस वीडियो के बाद। अब इस वीडियो में लिंक भी होगा, आप जाइएगा टेलीग्राम पे, हमारी वेबसाइट पे भी आप जाइएगा। आज भी मैंने पोस्ट किए हैं वीडियोस, जो मतलब यूट्यूब के पोस्ट पे मैंने डाले हैं अपने वेबसाइट के वीडियोस। तो भैया हमारी वेबसाइट को भी आप प्रमोट करिए। ये देखिए जो पूरी बात है, ये जो पूरी बात है कि वहां पर जो बर्बरता हो रही है, वहां ऐसे ऐसे बमबारी हो रही है सिविलियन एरियाज में कि पिछली बमबारियों से भी ज्यादा है। लेकिन वहां पर गाजन्स ने एक चीज सीख ली है और हमास ने भी सीख लिया है कैसे इन सारी परिस्थितियों से बचना। और हमास का आप ये सोचिए, जो कि मैंने पहले कहा था कि राफा में जो इजराइल कर रहा है, क्योंकि राफा में उसके पास सेना है, निजरिम कॉरिडोर में वो फंस गया, हिम्मत नहीं कर पा रहा लड़ने का। मैं बताऊंगा सेना की क्या स्थिति है, इजराइल के गृह युद्ध की क्या स्थिति है, जो थीम लेके केवल अकेले हम ही चल रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हम यहां पर देखिए जो एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई भी इस युद्ध है, ये युद्ध में लंबा युद्ध होता है, युद्ध अभी चलेगा और इसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो अभी देखिए हमास अपनी उसकी जो साउथ में जितनी टनल्स हैं, जैसे मैंने कहा, वो बहुत सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां पर वो स्ट्राइक अभी नहीं करेगा। अभी वो इजराइल को ट्रैप में, अभी वो देख रहा है कि साउथ में तो चलो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, यहां पर हम जब चाहे हमला कर सकते। नॉर्थ में जो नॉर्थ गाजा है उसमें इजराइल बमबारी कर रहा है, ग्राउंड इन्वेजन अभी तक नहीं कर रहा है। आज इजराइल का बयान आया कि हम पहले हमास को एक मौका देंगे फिर ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। अच्छा ये बताओ, इजराइल मौका देगा? मतलब नेतन्याहू जो हैं वो चले हैं मौका देने, इनकी औकात है मौका देने की? इन्होंने कभी किसी को मौका दिया है? अपने इजरायली विरोधियों से पूछो, उनको मौका दिया है? ये सीधे मार करते। ये क्यों नहीं कहते कि तुम कमजोर हो गए हो, तुम कहीं के नहीं रहे हो, तुमको हमास ने बिल्कुल वही बना दिया है जो क्या मैं कहूं, और तुम इस समय पागलों की तरह पागल हो गए अपने बाल खींच रहे हो नेतन्याहू। ये सच्चाई है, देख लो इस सच्चाई को। और अमरीश मिश्रा वो नाम है जिसको आज एक बीजेपी के बड़े यूट्यूबर ने हमारी किताब का नाम लिया, वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857, बीजेपी ने के, और उसने कहा कि अमरीश मिश्रा ने यह कहा है कि 1 करोड़ लोग उसमें मारे गए हैं, और सही कहा है उन्होंने। बीजेपी के एक यूट्यूबर ने, प्रदीप सिंह की बात मैं कर रहा हूं, और जिनके खिलाफ मैं रह चुका हूं, उन्होंने ये भी एक बात कही जिससे मैं बिल्कुल असहमत हूं, जो उल्टी है कि बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के साथ मिले थे। देखिए जबरदस्ती वो एक प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। हम देखिए इस पूरे सवाल पे हम जवाब देंगे अपनी तरह से, क्योंकि भाई उन्होंने एक चीज मानी है कि 1 करोड़ लोग मारे गए, इस पे एक इशू है ये। उसके बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर पे गलत बात कह दी, तो चलिए वो उनसे वैचारिक संघर्ष चलेगा। और लेकिन यहां तक वो आए, यहां तक देखिए कोई कांग्रेसी नहीं आया, कोई लिबरल नहीं आया, कोई राजदीप सरदेसाई नहीं आया, इस तरह का कोई आदमी नहीं आया, कोई सिद्धार्थ वरदराजन नहीं आया। ये एक राइट, क्योंकि यहां पर जो हिंदुस्तान की विचित्र स्थिति है कि जो विपक्ष है वो बिल्कुल उसके पास कोई विचारधारा नहीं है। जब मैं विपक्ष का आदमी हूं, लंबे समय से कांग्रेस में रह चुका हूं, भाजपा विरोधी हूं लगातार, तो ये बात जो आज बीजेपी के एक राइट विंग यूट्यूबर ने कही, ये बात तो पहले कांग्रेस के किसी आदमी को कहनी चाहिए थी ना। ये तो सवाल बनता है। और इस मामले में प्रदीप सिंह को फुल मार्क्स क्यों ना दूं कि उन्होंने कम से कम इस मुद्दे को उठाया, चाहे जिस वजह से उठाया, उनकी मंशा चाहे कुछ हो, चाहे कुछ मंशा हो, वो सब चले देख लिया। मैं इतने कमजोर तो हम है नहीं, किसी की मंशा अगर कुछ गलत है और वो हमारी तारीफ कर रहा है तो मैं समझ नहीं सकता हूं, ऐसी तो स्थिति है नहीं, तो हम उससे तो घबराते नहीं है। हमें तो भारत में एक 1857 की तर्ज पे ये क्रांति करनी है। हमको हिसाब चाहिए 1 करोड़ लोग जो मारे गए 1857 में, हम उसको फिलिस्तीनी संघर्ष से जोड़ेंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन चलाएंगे। चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन इस सवाल पे, भारत में भी चलेगा। भारत में लोग कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटा दो, या एक इतिहासकार ने राजदीप सरदेसाई के प्रोग्राम में कहा कि एक वहां पट्टा लगा दो कि औरंगजेब ने इतने बुरे काम किए। हमने कहा कि पहले ऐसा करो, औरंगजेब के बारे में तो मैं मिल्लत टाइम्स को इंटरव्यू दे चुका हूं, वो किस तरह का शासक था, एक बड़ा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से निकाल दिया था। तुम लोग के लिए ये कोई इशू नहीं, मेरे लिए है, मैं राष्ट्रवादी हूं, तुम लोग नहीं हो। वो तो चलो छोड़ दो कि तुम औरंगजेब की कब्र पे प्लेग तुमको मंगल पांडे सेना लगाने नहीं देगी। जो अंग्रेज अफसर जिन्होंने हिंदुस्तानी और हिंदुओं और मुसलमानों, करोड़ों हिंदुओं और मुसलमानों को जिन अंग्रेज अफसरों ने मार दिया, हेनरी लॉरेंस, हॉटसन, जिन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटे को
एकदम कोल्ड ब्लड में मारा। उनकी जो ग्रेव्स हैं लखनऊ में पड़ी हैं, हेनरी लॉरेंस, उसके साथ हैविलॉक, नील, जिन्होंने इलाहाबाद से कानपुर में कोई पेड़ नहीं बचा था जिसमें लाश नहीं लटक रही थी, या हिंदू या मुसलमान की। उसके बाद कानपुर से दिल्ली तक कोई पेड़ नहीं बचा था जहां मौलवियों की लाश नहीं लटक रही थी। ये जो लोग हैं, इन लोगों की कब्रों पे इनका अभी भी महिमा मंडन लिखा है। हमने आंदोलन चलाया था 2017 में इस पे, और ये योगी कुछ नहीं कर पाए थे। और ये देखिए, हम फिर उस आंदोलन को चलाएंगे। 8 अप्रैल को मंगल पांडे शहादत दिवस है, फिर से ये आंदोलन शुरू होगा। मैं क्लैरियन कॉल इशू करूंगा। तो ये देखिए, जो पूरी एक सिचुएशन है, ये जो पूरी स्थिति है, इसमें सबसे पहले तुम अंग्रेजों की ग्रेव्स पे प्लेक्स लगाओ। हम तो चाह रहे थे कि अंग्रेजों की ग्रेव रहनी नहीं चाहिए, ऐसे आतताइयों की, लेकिन चलो हम ये कहते हैं शुरुआत करो, वहां प्लेक लगाओ कि इन्होंने क्या किया। ला मार्टिनियर कॉलेज है लखनऊ में, वहां हॉटसन की ग्रेव है। मैं वहां घुस गया था, मैं ग्रेव उखाड़ सकता था, लेकिन मैं रुका। मैंने कहा एक मौका दो। अगर हॉटसन की जो ग्रेव है उसके पास तुम लगा दो प्लेक कि हॉटसन ने बहादुर शाह जफर के बच्चों को सरेंडर करने के बाद मारा। नंगा, मतलब बिल्कुल एक खुले आम उसने ये काम किया। बहादुर शाह जफर की तुम बात करते हो, नागपुर में दंगा हुआ, बहादुर शाह जफर की पोर्ट्रेट तुमने जला दी, उसको तुमने समझा औरंगजेब है। अरे पागलों, अडवाणी तक ने बहादुर शाह जफर का नाम लिया। मोदी चादर चढ़ा के आए बहादुर शाह जफर की कब्र म्यांमार में। ये जो देखिए पूरी परिस्थितियां हैं, ये जो पूरी स्थितियां हैं, इस चीज को आप देखिए। मेरी चीज को ये दक्षिण पंथ इस्तेमाल कर रहा है। मैं वो वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, आप देखिए उसको। उसमें कितनी बार उसने हमारा नाम लिया है और बार बार यही कहा है कि इन्होंने, और वाकई वो जो खोज है वो तो मेरी है, 1 करोड़ हिंदुस्तानी मारे गए, उसके लिए मैंने प्रमाण पेश किए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको तो तुम्हें अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा ना। अब तुम उसको एक एंटी मुस्लिम डायरेक्शन देना चाहो, जब हालांकि प्रदीप सिंह को भी कहना पड़ा कि अमरीश मिश्रा ने कहा हिंदू मारे गए और मुस्लिम मुजाहिदीन भी मारे गए, ये उसने कहा, एडमिट किया। लेकिन बहादुर शाह जफर को पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़ गए थे, जबकि तथ्य दूसरे हैं। बहादुर शाह जफर ने अगर अंग्रेजों का साथ दिया होता तो अभी तक मुगल सल्तनत होती। अंग्रेजों का साथ जो दिया, मतलब उसका कोई ना कोई फॉर्म होता। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये जो सिंधियाज थे, होलकर्स थे, तमाम ऐसे राजा थे, उनका आज तक, ये जो भोपाल की बेगमें थी, रामपुर के नवाब थे, सब 1947 तक इनका महफूज था। हिंदू मुस्लिम दोनों थे ये लोग, सब ने। तो जिसने अंग्रेजों का साथ दिया वो तो महफूज रहा। लेकिन अवध का हाउस वाइज अली शाह का वो खत्म हो गया, बेगम हजरत महल लड़ी। बहादुर शाह जफर का मुगल हाउस खत्म हो गया, बहादुर शाह जफर लड़े। और पेशवा नाना साहब का पेशवा हाउस खत्म हो गया क्योंकि नाना साहब लड़े। ये जो देखिए तीन, ये जो तिगड़ी है, ये जो तिगड़ी बनी है, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहब, यानी ये जो मराठा पेशवा, मुगल एम्परर, अवध की जो वजीर शाही, ये तीनों ने मिलके 1857 की लड़ाई लड़ी थी, नेतृत्व दिया था। और फिर इसमें पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई झूम गया था। तो ये देखिए पूरी स्थिति है। अब मैं देखिए इस पर डाइग्रेस किया हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज इस तरीके से किसी को बोलना। अब मैं वापस आपको फिलिस्तीन पे लाता हूं। फिलिस्तीन में देखिए यही चीज है, हमास की जो फोर्सेज हैं वो इस चीज को देख रही हैं कि तुम हमारे मूवमेंट को विचारधारा कह के उसको हल्का करना चाह रहे हो, वो होगी नहीं। दूसरी बात, हमास को आज इजिप्ट का बयान आया। इजिप्ट ने कहा कि हम हमारा प्लान है कि हम गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन एक 15 लोगों की कमिटी, इंडिपेंडेंट कमिटी, वो गाजा को लीड करेगी, जिसमें कोई फैक्शन नहीं होगा, यानी हमास या उसके ग्रुप का या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि हमास इसको टेम्परेरली इसको वो तरजीह दे सकता है, क्योंकि इसमें हमास ने कहा है कि अगर फिलिस्तीनी नेशनल कंसेंसस हो, यानी फिलिस्तीनी जनता अगर ये चाहे कि भाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आ जाए गाजा पर रूल करने, ये भी नहीं, हमको नहीं चाहते तो ठीक है, हम अभी दूर रहेंगे, लेकिन उसमें 15 ऐसे लोग होने चाहिए जो फिलिस्तीनी जनता द्वारा अनुमोदित हो, उन्होंने उस पर मोहर लगाई हो। दूसरी बात हमास ने साफ कर दी कि हम किसी भी हालत में डिसआर्म नहीं होंगे, हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। हथियार एक ही, जब फिलिस्तीनी राज्य बनेगा, उसकी सेना बनेगी, तो उसमें हम शामिल होंगे, और हथियार हम नहीं डालेंगे। कोई भी इस बात की उम्मीद ना रखे कि हमास डिसआर्म करेगा अपने आप को।
और ये जो देखिए विटकॉफ और इजराइल अड़ गए हैं कि नहीं हमास को प्रेशराइज करके, इन लोगों का दिमाग खराब है। हमास को अगर तुम प्रेशराइज कर सकते हो, अमरीश मिश्रा को तुम प्रेशराइज कर सकते हो कुछ तारीफ करके, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसी 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 परिस्थितियां नहीं होती। तो ये मैं आपको बताऊं कि अब जो इजिप्ट का बयान आया, अब इजिप्ट के बयान के बाद सऊदी अरेबिया, अच्छा कल देखिए, अब देखिए कैसे चीजें जुड़ी। सऊदी अरेबिया में कल अमेरिका और रशिया का समिट है यूक्रेन पे। अब कल जो समिट है यूक्रेन पे, उसमें जो मतलब पुतिन और ट्रंप नहीं आएंगे, उनके एनवॉयज आएंगे। अब कल जो समिट है उसमें आप देखिएगा गाजा की बात उठनी है, यूक्रेन तक वो सीमित नहीं रहेगा, और सऊदी अरेबिया भी कुछ ना कुछ अपना प्लान पेश करेगा। सभी लोग अपना प्लान पेश कर रहे हैं, लेकिन उस प्लान से क्या होगा जब पूरी जो जमीनी स्थिति है वो तो इस तरफ जा रही है कि हमास दूसरा 7 अक्टूबर करने वाला है, वो एक बड़े स्तर पे इजराइल पे अटैक करेगा। और उसके बाद अच्छा, विटकॉफ ने आज ये भी कह दिया, जो बैकलैश हुआ नेतन्याहू ने मतलब इजराइल से, विटकॉफ ने ये भी कह दिया कि हमास को एक मौका मिला था डिसआर्म होने का, शांति बहाल करने का, लेकिन उसने खो दिया। और एग्रेसर हमास है, अरे एग्रेसर हमास है। इजराइल 1948 से कब्जा किए हुए है, यूएनओ पार्टीशन प्लान इजराइल ने नहीं माना, उसमें जो जमीन फिलिस्तीन को दी थी वो तक हथिया ली, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि एग्रेसर हमास है। ये कितनी, तो अभी देखिए एक एक चीज जो इसकी है, अभी एक लंबी लड़ाई है, और ये लंबी लड़ाई यहां पर भी चलेगी, सोशल मीडिया पे भी चलेगी। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इजराइल के अंदर जो पूरी सिचुएशन बनी है, कल देखिए मंडे है, कल शिनबेत के चीफ ने अभी रिजाइन करने से मना कर दिया है, वो कह रहा है हम रिजाइन नहीं करेंगे। उसके बाद उसके साथ जनता है, कल वो अपने काम पे जाएगा, तब क्या होगा, उसको जबरदस्ती रोकोगे। आज जो है नेतन्याहू ने कहा, नेतन्याहू को कहना पड़ा कि शिनबेत का चीफ रिजाइन करेगा, मान लेगा, और इजराइल में सिविल वॉर नहीं होगी। नेतन्याहू ने यह कहा कि इजराइल में सिविल वॉर नहीं होगी, यह नेतन्याहू को कहना पड़ा। अब आप बताओ, नेतन्याहू को यह जब कहना पड़ रहा है कि इजराइल में सिविल वॉर नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि सिविल वॉर है ना, सिविल वॉर जैसी स्थिति। और कई वीडियोज आ जाएं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पूरा उन्होंने ट्रेन्स को टेक ओवर कर लिया, उन्होंने कई एरियाज को टेक ओवर कर लिया। तेल अवीव में एक बड़े बड़े बैनर्स बने हैं, जो इजरायली सोल्जर्स वहां पर मारे गए हैं गाजा में, उनका नाम है, और उसके साथ इजरायली झंडा है तेल अवीव में, कि उनको ऑनर किया गया। उसको फाड़ दिया प्रोटेस्टर्स ने, कहा कि जो लोग मारे गए हैं उसकी नेतन्याहू को कोई नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं है। उस जो वहां होस्टेजेस 59 है उसकी जब चिंता नहीं है, तो जो मारे गए हैं वो तो इसके लिए एक ऐसे ही लोग, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको तुम पिसने के लिए भेजते रहे, मतलब आगे भेज रहे हो, और आप वो जा भी नहीं रहे हैं। आज देखिए पूरा एक बयान आया एक सोल्जर का कि जैसे ही मुझको कॉल मिला कि तुम, मतलब एक जूनियर ऑफिसर का, जैसे ही फोन आया कि तुम आओ ड्यूटी पे आओ, मतलब रिजर्विस्ट है वो, तुम ड्यूटी पे आओ, मैं रोने लगा। मेरा काम बीच में फंसा है, मेरी जो मेरा परिवार है वो मुझ पर डिपेंडेंट है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। ये देखिए जो डिलेमा है, ये सबको फेस, ये सब फेस कर रहे हैं, और इसीलिए इजराइल ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर पा रहा है, या वो नॉर्थ गाजा में बुरी तरह से फेल हो गया, और अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए बमबारी पे बमबारी किए जा रहा है। और उसने इतने लोग मार दिए, बच्चों को टारगेट कर रहा ताकि सुर्खियां ऐसी बने, और लोगों का जो दुनिया में परसेप्शन ऐसा बने कि वो देखो अब समझौता कर लो। अरे ये लोग किस दुनिया, किस मतलब मानसिकता के हैं। दुनिया ये नहीं देख रही है कि वहां पर इजराइल जुल्म कर रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, इसलिए हमास सरेंडर कर दे। दुनिया ये देख रही है कि इजराइल ये गलत कर रहा है। और आज इंग्लैंड में एक बड़ी रैली हुई जिसमें इंग्लैंड की एक फेमस सिंगर, उसने भी इस बात को रखा। उसने कहा कि हम लोग तो इजराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं, और पूरी दुनिया का मूड यही हो रहा है, इजराइल के खिलाफ हो रहा है। देखिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया हो रही है, और इजराइल समझ रहा है जो हम कर रहे हैं उससे जो है पूरी दुनिया हमास पे प्रेशर डालेगी, समझौता कर लो। ये कहां की मूर्खता है, तुम कहां से इन चीजों को लाए हो। ये वही बात है कि तुम थोड़ा सा हमको अपने एक यूट्यूब प्रोग्राम में तारीफ कर दो अमरीश मिश्रा की, और वो तुम्हारे साथ हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। शर्तें हैं उसमें, और वो ऐसी शर्तें हैं जो कभी तुम्हें मान्य नहीं होंगी। तो ये, क्योंकि उसमें सीधी बात है, उसमें 1857 की बात है, दीन की बात है, धर्म की बात है कि भाई वो जो लड़ाई हुई थी उसमें जितना महत्वपूर्ण धर्म था उतना महत्वपूर्ण दीन था।
और उसको तुम कभी मानोगे नहीं, अल्लाह अकबर भी तुमको लगाना पड़ेगा, हर हर महादेव भी लगाना पड़ेगा। ये जो देखिए पूरी लाइन है, इस पूरी स्थिति में आप देखिए कि कैसे राजनीति पूरी दुनिया की चल रही है, और उसमें पूरा हमारे जैसे लोग भी उसमें सकिन किए जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि आज जो रशिया की तरफ से आज जो यूरोप का बयान आया, यूरोप ने कहा कि रशिया अब यूक्रेन के बाद लिथुआनिया पे अटैक कर सकता है। देखिए रशिया इस चीज को देख रहा है कि जो 15 देश उससे अलग किए गए जबरदस्ती, और वेस्ट ने कहा था कि अलग करने के बाद हम नेटो को डिसॉल्व कर देंगे, हम नेटो तुम्हारे दरवाजे, हम नेटो से तुम्हें नहीं घेरेंगे। वो नहीं हुआ, नेटो रहा, और नेटो अल्टीमेटली यूक्रेन तक नेटो आ गया। अब रशिया कोई चांस नहीं लेगा, वो लिथुआनिया भी लेगा, वो लैटविया भी ले सकता है, एस्टोनिया भी ले सकता है। और क्यों ना ले, क्यों नहीं ले? चाइना ताइवान क्यों न ले? ये जो देखिए पूरी जो एक चीज है, ये जो पूरी बात है, इसमें जहां जहां जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उन्होंने जो जिस तरह से डिवीजन किया और जैसे किया है, उसके खिलाफ विद्रोह होना है। तो कोई कह सकता है कि भारत फिर पीओके क्यों ना ले ले? तो भारत पीओके ले ले। अब ये एक दूसरी चीज है, क्योंकि इसमें देखिए आपको एक 1857 में जाना होगा कि वहां पर जो देश एक था और वो लड़ा था, और उसके बाद जब देश का डिवीजन हुआ तो पार्टीशन तो खत्म होना है, पार्टीशन तो चल नहीं सकता। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग राष्ट्र बने रहें, ये कोई स्थिति लंबे समय तक चल नहीं सकती है। इसमें आपको कहीं ना कहीं कॉन्फेडरेशन में जाना होगा कि भाई ठीक है, सब लोग अपनी स्वायत्तता रखें, लेकिन एक कॉमन सेंटर भी हो जहां पर तीनों का एक कंट्रोल हो। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो चुके हैं दुनिया में, अभी भी हो रहे हैं। तो ये जो देखिए पूरी परिस्थिति है, उसमें भारत को भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना होगा, और जो कि अभी लीडरशिप नहीं ले पा रही है, क्योंकि वो पूरी तरह से आइसोलेटेड है और हमको बीच में घसीट रहे हैं। बताइए, अब ये जो पूरी देखिए एक सिचुएशन है, इसमें भी मैं आपसे भी कमेंट चाहूंगा, जो पूरी ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है। अब आप देखिए चाइना ने भी आज इस बात को कह दिया कि और एक अमेरिकन एनवॉय से चाइनीज एनवॉय की मीटिंग हुई बीजिंग में, और चाइना ने भी कहा कि जो ट्रम्प जो टैरिफ वॉर की बात कर रहा है, ये सब कर रहा है, ये सब चीजें जो हैं चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा और चाइना उस पर रिटेलिएट करेगा। दूसरी बात उसने कही कि जो जहां तक जो युद्ध की धमकी है, जो ट्रम्प बार बार देता है और उसके साथ साथ शांति की बात करता है, तो वो शांति की बात करे ना, युद्ध की बात क्यों करता है अगर शांति चाहता है तो। और इस चीज को लेके ट्रम्प को घेरना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि वो ये समझ गए हैं, सूंघ लिया है कि ट्रम्प कुछ वहां कंसेशन देना चाहता है, कुछ झुक रहा है, और उसको और झुकाओ, उसको इस परिस्थिति में ले आओ। क्योंकि भाई अगर फेयरनेस की बात है, अगर इंसाफ की बात है, तो इंसाफ तो इसी में है ना कि जिस तरीके से अमेरिका ने रौंदा है पूरी दुनिया को, और अमेरिका के पहले इंग्लैंड ने रौंदा, यूरोप ने रौंदा, इन अमेरिका और यूरोप ने मिलकर जो पिछले करीब 200-250 साल दुनिया को रौंदा है, अभी तक रौंदा है, सोवियत यूनियन को डिसॉल्व कर दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, और आप पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र अभी कर रहे हैं भारत को तोड़ने की, पाकिस्तान को तोड़ने की, ये समझना चाहिए सबको, दोनों तरफ से लोगों को। तो ये जो नई नई साजिशें चल रही हैं, ये जब तक रुकेंगी नहीं तब तक उसके खिलाफ विरोध होता रहेगा, और उसको कोई रोक नहीं सकता है। यही बात चाइना ने कही, और ईरान भी देखिए इसी लाइन पे चल रहा है। अब ईरान ने देखिए, अब ईरान को ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम 2015 न्यूक्लियर डील पे आओ। ईरान ने कहा कि वो तो खत्म हो गई बात, उस पर हम नहीं आ सकते। पेजेश्कियान को लेके एक उदारवादियों का तबका था जो ये एडवोकेट कर रहा है अभी भी कि यूरोप के प्रति सॉफ्ट हो जाए, लेकिन पेजेश्कियान पे भी इतना प्रेशर है, वो भी उनका साथ नहीं दे पा रहा है, और पेजेश्कियान ने ज्यादा अगर ये सब किया तो उसको हटा दिया जाएगा। ईरान में कम से कम ये व्यवस्था है कि जबरदस्ती का उदारवाद टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये जो देखिए सूक्ष्म बातें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये एक एक करके पूरी जो परिस्थिति है वेस्ट एशिया की, और पूरी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जिसमें देखिए भारत भी अब आ गया है, और किस तरीके से आया है, उसमें हमारे जैसे लोगों का नाम पूरा घसीटा जा रहा है। ये जो अच्छा, और मैं समझ रहा हूं कि ये जो पूरा हमने एक प्रो पैलेस्टाइन स्टांस लिया है, प्रो हमास स्टांस लिया है, ये भी उसकी वजह है, लोग तरह तरह से उसको अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, उसको एक गलत दिशा देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग हमास, भाई देखिए, एक हमास आपने कहा ना विचारधारा है, वो तो है विचारधारा, तो वो जो विचारधारा है वो ऐसी है कि वो
दूसरों को जब कोई दूसरा कोई बात करता है तो वो अपने बेसिक उस पर खड़ी होती है कि हमारा आधार ये, हमारी जमीन ये है। आज देखिए एक बड़ी चीज हुई, आज एक पोल खुली कि जो एक्स पे जो बड़े बड़े हैंडल हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जैसे जैक्सन हिंकल, ऐसे लोग, गिल्डा करके एक है, ऐसे उनके बिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो प्रो गाजा, प्रो रेजिस्टेंस स्टांस लेते हैं। वो कहीं ना कहीं अमेरिका से मिले हुए लोग निकले और उनकी पूरी जो उनके ट्वीट्स हैं, उनकी जो सारी चीजें हैं, उनको एनालाइज किया गया। उसके बाद ये पाया गया कि भाई ये लोग तो जबरदस्ती का एक वो कर रहे हैं कि वो जैक्सन हिंकल कभी यमन की ड्रेस में आ जाता है, फोटो खिंचवाता है, कभी हमास की ड्रेस में आता है, फोटो खिंचवा लेता है, कभी किसी की। अच्छा, शुरू में हमको भी लगता था पहले कि ये प्रो फिलिस्तीनी, जब पता चला कौन है तो फिर एक दूसरी बात आ गई। तो इस तरीके के भी लोग देखिए बहुत सारे आपके बीच जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि जो भी सिंसियर है वो अपनी बेसिक आइडियोलॉजी पे खड़ा होगा और वो उस आइडियोलॉजी पे आंदोलन क्रिएट करेगा। वो केवल आइडियोलॉजी की भी केवल जो बात करता रहे वो भी सस्पेक्ट है, क्योंकि आप केवल विचारधारा की बात कर रहे हो, जमीन पे नहीं उतर रहे हो, तो इसमें भी एक वो है। और हम देखिए जमीन के आदमी हैं, हम थोड़ा अभी रुके हुए हैं किसी वजह से, लेकिन हम भी जमीन पे उतरेंगे। पहले हम जमीन पे कितनी बार उतर चुके हैं और सीधे सीधे इस व्यवस्था से लड़ चुके हैं। तो ये देखिए आज का एक प्रसारण था जिसमें मैंने आपको पूरी एक समग्र पिक्चर आपके सामने रखी। कल आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।